तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर आपके लिए देखिए अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर, क्या अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका मॉडल पेपर है ना, वो पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। विषय आपका क्या है? रसायन विज्ञान। और कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र आपके लिए यहाँ पर होगा। पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक आपका 70। तो आपका पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का? पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ना यूपी बोर्ड, क्या यूपी बोर्ड अगर आप चाहते हैं 2024 में टॉप करना, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग बस इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे यहाँ पर जुड़ जाए ना, वो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है ना। तो अर्धवार्षिक परीक्षा रसायन विज्ञान की बात करें, कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखा जाए तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है ना, उसके समक्ष आपको दिए गए हैं कि आपको किस प्रश्न में कितना नंबर मिलने वाला है। और इसका पूरा सोल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बस क्या करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जो भी प्रश्न बताएंगे एक्यूरेट बताएंगे, और जो भी प्रश्न आपको समझाएंगे एक्यूरेट समझाएंगे। आप ये मत कहिएगा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की देखते हैं। पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को बता दें, उसके बाद हम आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है? किसमें? एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना है या मोल प्रभाज कितना होता है। तो आप सभी लोग अगर ऐसे प्रश्न आते हैं ना, एक उत्तर आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 0.018। कितना? 0.018 आपका मोल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ याद करने वाली भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर इसका भी दीजिएगा कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? तो ये आपको सेकेंड चैप्टर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल 400 सेकेंड है, तो इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? इसका वेग स्थिरांक कितना हो जाएगा? 1.73 इंटू 10⁻³ सेकेंड की पावर -1, ठीक है ना। आप इसको कर लीजिएगा। निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। ऐसा कौन सा संक्रमण धातु है इसमें जो क्या करता है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा संक्रमण धातु है जो धातु ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व दर्शाता है? तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 ऑप्शन आपको दिया, MnO2, TiO2, VO2 या CrO2। आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? CrO2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, आपको बताना है, ठीक। T half is directly proportional to A, T half is directly proportional to any inversely proportional to 1/A, या T half inversely proportional to 1/A स्क्वायर, या T half inversely proportional to A की पावर 0। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, अगर कोई अभिक्रिया शून्य कोट की है तो वो कौन सा सूत्र आपको बताएगा? यहाँ पे आपको दिखे शून्य कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर T half is directly proportional to A की पावर 0, ठीक है ना। चलिए परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है, तो परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो परिशोधित स्पिरिट में जो एल्कोहल की मात्रा होती है कितना होती है मेरे प्यारे बच्चा लोग? 95.5% आपके लिए होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फिनाल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके देता है। क्या देता है? आर्थोनाइट्रोफिनाल। क्या देता है? आर्थोनाइट्रोफिनाल। ये आप क्या कहेंगे इसको? ओ नाइट्रोफिनाल या आर्थोनाइट्रोफिनाल आप इसको कहेंगे। तो इस बात को नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। अब आपके लिए शुरू होते हैं
अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, 2 से आप शुरू होंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। चलिए इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके लिए क्या है, पहला क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर, सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर का ही है, 2 का क ख ग ये सारे मॉडल पेपर के ही प्रश्न हैं, आपके कहीं बाहर से प्रश्न नहीं लिए गए हैं। तो आपको बताएंगे अब दूसरे नंबर को कैसे लिखना है। आपको सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आपको ये प्रश्न नहीं लिखना है, ये प्रश्न आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 2 का क लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, आंतरिक यानी अंतः संक्रमण तत्व क्या है, क्या आंतरिक अंतः या संक्रमण तत्व क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा और एकदम इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से समझेंगे ना तभी हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, क्या जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 इंटू यफ कक्षकों में प्रवेश करता है, किसमें n-2 यफ कक्षकों में प्रवेश करता है, वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आंतरिक यानी अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 2 के ख की बात करेंगे, ये भी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी लोग ध्यान समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान से इसको लिखने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, ठीक है ना। R बराबर 0.0821 ATM यानी लीटर ATM पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर किलो मोल, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये आर का मान है आपका, इसे आप रीडेबर्ग नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। तो किस ताप पर ग्लूकोज का, यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा ताप है हमारे पास जिसमें ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, कितना, 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें देखें ग्लूकोज का जो अणुभार है कितना है, 180, कितना है, ग्लूकोज का जो अणुभार दे रखा है 180 दे रखा है, ठीक, दे रखा है, आपको निकाला जाता है, ग्लूकोज का जो अणुभार आता है कितना आता है, 180 आता है। R बराबर कितना होता है, 0.0821 लीटर ATM पर किलो मोल आपके लिए होता है, ठीक है ना। और परासरण दाब की बात करेंगे 7 वायुमंडल, ठीक है ना, ताप यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक। तो ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है, R का मान दे रखा है, परासरण दाब आपको 7 दे रखा है, इसका वायुमंडल ताप आपको निकालना है, ठीक। तो ताप बराबर क्या होता है यहाँ पर 7 इंटू, यानी कि यहाँ पे वायुमंडल दाब इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 180 यानी कि अणुभार इंटू 0.1/5 इंटू 0.0821, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, ठीक है ना। देखिए ग्लूकोज का जो परसेंटेज दिया है कितना दिया है, 5% दिया है, ठीक। और जो यहाँ पर आपका आयतन निकलेगा ना, वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर 5% आप ग्लूकोज का क्वेश्चन में देखेंगे ना तो 5% आपको दिए, वहीं 5 यहाँ से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 0.0821 बराबर 306.94 केल्विन, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे यानी 306.94 माइनस 273, इसको सॉल्व करेंगे 33.94 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए 2 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, किसका, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम आपको लिखना है। तो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में, किसमें, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार जो फैराडे ने 2 नियम दिया था, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, ये आपका द्वितीय नियम है, ठीक है ना। इन्होंने इस नियम में क्या कहा था इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में, क्या है, मान लीजिए श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न अपघट्यों, श्रेणी क्रम का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो आप सभी लोग समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप विद्युत अपघट्य की जगह सेल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पर सेल है, एक यहाँ पर है,
तो ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं क्रम से, ठीक है ना। तो बिलियनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, समान मात्रा में क्या की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं, क्या होते हैं, उनके तुल्यांक भारों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, यानी कि W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2 बराबर W3 अपान E3, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब नंबर 2 के घ की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। तो 2 के घ की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके लिए क्या दे रखा है, 100 ग्राम विलायक में, क्या दे रखा है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, क्या कर रहा है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, 100 ग्राम विलायक में क्या, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, जो विलेय है ना उसका 1/10 मोल घुला है। करने का मतलब अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए जल है, जल क्या होता है हमारे पास, अगर जल को देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है ना। तो विलेय का 1/10, मान लीजिए कोई विलेय हमारे पास है, तो मान लीजिए जल कितना है, 100 ग्राम है, तो इसका 10वां भाग, ठीक है ना, यानी 10 ग्राम क्या होगा, इसमें नमक होगा। अगर नमक इसमें घुला जाएगा तो 100 ग्राम जल लिया जाएगा, तो 10 ग्राम क्या लिया जाएगा, विलेय लिया जाएगा। तो यहाँ पर नमक की मात्रा 10 ग्राम ली जाएगी, इसका 10वां भाग, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया। तो अब देखिए, तो विलयन की मोललता आपको निकालनी है। तो अगर इस कंडीशन में आपके लिए है तो आपको मोललता निकालनी है। तो विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, क्या हो जाएगा, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, यानी कि 0.1 इंटू 1000 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 मोल। 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, और इसमें हम गुणा करेंगे 10 का, तो क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपके लिए सारे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको, अगर समझ में आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 3 के क की बात करेंगे। तो यहाँ पर यूरिया का 1 बिलियन क्या कर रहा है, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि यूरिया का 1 बिलियन है, जो भारानुसार कितना है, 6% है, कितना है, 6% है। तो बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। किसका किसका, यूरिया और ध्यान दीजिए यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव आपको निकालना। यूरिया का अनुभाग बराबर 60 आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूरिया के मोलों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी, 6/60 बराबर 0.1, यानी अगर मोलों की संख्या लिया जाए तो 6% ये है, अनुभाग इसका 60 है, तो क्या हो जाएगा, 0.1 आपका हो जाएगा। जल के मोलों की संख्या कितनी, जल के मोलों की संख्या तो 100 में से कितना परसेंट है, 6% है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 माइनस 6 बराबर 18, यानी कि 94/18 बराबर 5.2, कितना, 5.2। तो यहाँ पर यूरिया का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर 0.1 अपान 0.1 प्लस 5.2, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो 0.1 बटे 5.3 बराबर 1/53 बराबर 0.0188 आपके लिए हो जाएगा। तो जल का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा, 1.010188, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.9812, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो विशिष्ट चालकता से आपका क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक, ये आपको लिखना होगा, कहीं भी आप परिभाषा अगर आ जाए तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, तो आप लिखिएगा जब इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 सेंटीमीटर दूरी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी विशिष्ट चालकता कहलाती है। यानी इसका मात्रक ओम की पावर -1 और सेंटीमीटर की पावर -1 होता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 के ग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि आपको लिखना है। तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 323 से 333 केल्विन पर सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रोबेंजीन बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंसनट्रेट आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रिक एमिक HNO3 आपको लेना है। इसको कम प्रेफर, क्योंकि यहाँ पर NO2 बना है ना, तो आपको यहाँ पर HNO3 लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है, ठीक। तो क्या बनाती है, प्रतिक्रिया करके आप नाइट्रोबेंजीन बनाती है। तो ये आपके लिए क्या है, बेंजीन है, ठीक है ना। C6H6 आपका इसका फार्मूला होता है, C6H6 आपको ना मालूम हो तो लिख लीजिए, ठीक। और जब ये किसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्रिया करेगी तो यहाँ पर क्या बनाएगी, NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगी, इसे आप क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन कहेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के घ की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फास्फोरस से आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या करना है, फास्फोरस से आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। यानी फास्फोरस से क्या करना है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त करने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। कौन सा रासायनिक समीकरण आपके लिए होगा, P + H2SO4 क्रिया करे क्या बनाएगा, H3PO4 + SO2 + H2O आपका बनाएगा, ठीक। ये आपका रहा, ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा मॉडल पेपर दिखाते हैं जो आपके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या है, और आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। संक्रमण तत्व क्या हैं, इनकी विशेषताओं को लिखिए, ठीक। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको सारे प्रश्न ये करवाए गए हैं, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित यौगिकों को बनाने की विधि लिखिए, आवश्यक समीकरण भी लिखिए। जैसे किसको, सोडियम थायोसल्फेट को, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जीनान टेट्राफ्लोराइड, ठीक है ना। संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं ये आपको बताना है, ठीक। उसके बाद पांचवें ख नंबर की बात करेंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है, अर्धआयु का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए, ठीक है ना। सैट-जैफ नियम का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपको लिखना है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए, ठीक है ना। अथवा प्रयोगशाला में डाई एथिलीथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्नलिखित अथवा रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। जैसे ठंडा HI से इसकी अभिक्रिया करनी है, स्टील क्लोराइड NaCH3COCl से इसकी अभिक्रिया करनी, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। आप लोगों को मालूम है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो क्या है, यहाँ 5 नंबर आपको मिलने वाला है। पहला देखिए, एथिल अमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है।
आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। या फिनोल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तब। अथवा कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको बताना है। फिनाल से पिक्रिक अम्ल, एस्टेल्डिहाइड से आइडोफार्म, या बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है ना। एथिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए तथा इसका प्रमुख रासायनिक गुण एवं उपयोग भी बताइए। ठीक। ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में रासायनिक समीकरण लिखिए, यह आपको बताना है। ठीक। फिनाल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए। इसके 3 उदाहरणों को रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है ना। तो अविरत ईथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और ईथर का परीक्षण भी लिखिए। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।